नमस्ते। ये महाराष्ट्र की गुत्थी बहुत सुलझ नहीं पा रही है, क्योंकि शरद पवार साहब केवल पॉलिटिशियन ही नहीं है, शरद पवार साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। शरद पवार साहब ने बीसीसीआई इतने दिन चलाया। शरद पवार साहब कोऑपरेटिव के बहुत बड़े जिसको कहेंगे कि खिलाड़ी हैं। शरद पवार साहब पैसा भी, अर्थ भी समझते हैं। और महाराष्ट्र ने आज तक जिसको हरदम कहा जाता था दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल, महाराष्ट्र महाराष्ट्र और खास करके मुंबई, मुंबई अब जो हो गया है वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो राजीव जी से मैंने आग्रह ये किया कि राजीव जी, ये सब तो हम लोग समझ रहे हैं कि शरद भाई के साथ अजीत पवार गए नहीं गए, आएंगे नहीं आएंगे, बीजेपी कमजोर होगी, वो होगी। शरद पवार साहब कह रहे हैं 3 महीने का समय दीजिए, मैं 3 महीने में ठीक कर दूंगा। लेकिन ये सारे कुछ काम के पीछे अगर शरद पवार साहब हैं, अजीत पवार साहब हैं और ईडी है, तो इसमें कहीं न कहीं पैसा तो है, इसमें कहीं न कहीं फाइनेंशियल कुछ तो है। वो बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि भई अडानी साहब 4-5 घंटा शरद पवार से मिल के बात करके आए थे, तो कोई मौसम की बात या खाने-पीने की बात तो नहीं किए होंगे हमारे आप जैसे, कि लिट्टी अच्छी थी तो चोखा अच्छा था। वो कुछ न कुछ बात तो पॉलिटिक्स और फाइनेंस की किए होंगे। तो राजीव जी, आपको लगता है, क्योंकि ये बहुत से लोगों का है कि अगर शरद पवार साहब इज इन द गेम, तो एक उसका लार्जर पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट ड्रिवन, फाइनेंशियल ड्रिवन भी है उसके। अच्छा, अगर नहीं भी है तो उसके इफेक्ट उस जगह होंगे। इस पे कुछ अगर समझा सकें राजीव जी। एग्जैक्टली exactly. पहले तो धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये अभी जो एनालिसिस हो रहा है इस क्राइसिस के बाद में, वो काफी कुछ मैं देख रहा हूं कि लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो अपने विशफुल थिंकिंग को एज एन एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। बट आप ये समझिए, हमारे पास में जैसे हम जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग में करते हैं कि फैक्ट्स क्या है हमारे सामने और उसको कोरोबोरेट करने के लिए एविडेंसेस क्या है बिफोर राइटिंग एनीथिंग, राइट। तो आप देखिए, आपने फाइनेंशियल एंगल की बात की। मुझे एज ए फाइनेंशियल जर्नलिस्ट जो दिख रहा है वो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग पार्टी है और जो उसके मुखिया है, दे आर ट्राइंग टू डिसलॉज मुंबई एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को वो बनाना चाहते हैं। और उसी उसमें हमने देखा कि गिफ्ट सिटी गुजरात में लेके गए हैं। अभी सिंगापुर के एसजीएक्स निफ्टी जो है वो उठ के गिफ्ट निफ्टी हो गया है, राइट। तो ये जो फाइनेंशियल, जो महाराष्ट्र जाना जाता था मुंबई के कारण, और मुंबई जाना जाता था अपने फाइनेंशियल हब, जो इंडिया का फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके कारण, राइट। धीरे धीरे पिछले 8-9 सालों में क्या हुआ है कि जितने भी इंडिया के आर्थिक रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आप देखिए गुजरात के बिजनेसमैन के हाथ में चलते चले गए हैं। और एक बहुत ही नीश छोटा सा एक कॉर्पोरेट लॉबी तैयार हुआ है गुजरात के अंदर में, जो आपको मेजॉरिटी ऑफ जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन या पोर्ट्स या बिजली, कुछ भी देखिए, वहां पे आपको ये लॉबीज दिखेंगे, ये कॉर्पोरेट ग्रुप्स दिखेंगे। ओके, तो वो तो लॉन्च कर दिया। अब जो दूसरी बड़ी चीज थी फाइनेंशियल कैपिटल, वो बॉम्बे है, उसको भी ये धीरे से गिफ्ट सिटी में लेके जा रहे हैं। अब जो भी पॉलिटिकल संघर्ष हो सकता था, आवाज उठ सकती थी इस चीज के अगेंस्ट में, इन्होंने उन आवाजों को काट ही दिया, निस्तनाबूद कर दिया पूरी तरीके से। पहले शिवसेना को निस्तनाबूद किया, अब एनसीपी को निस्तनाबूद किया। अब आप इस बात को समझिए कि महाराष्ट्र की जो पहचान बॉम्बे के कारण थी और बॉम्बे की जो पहचान फाइनेंशियल रीजन से थी, फाइनेंशियल कैपिटल होने के कारण थी, यदि वो शिफ्ट होगी, चली गई, देन फिर बॉम्बे, महाराष्ट्र में बचा क्या? महाराष्ट्र में क्या बचा? पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी लोग इसके अगेंस्ट में आवाज उठा सकते थे, उनकी पार्टीज को, उनकी पार्टीज के ही अंदर बगावत करके उनकी आवाज को दबा दिया गया। ओके, तो अब डेमोक्रेसी तो कहीं रही नहीं, इट इज अ वेल्थोक्रेसी। आई मीन, वेयर, आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि वेयर इज द रेस्पेक्ट फॉर विल ऑफ द पीपल? बाइंग एमएलए, हॉर्स ट्रेडिंग, मिसयूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ये सब इतने बड़े व्यापक पैमाने पे हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस मतलब सिर्फ सत्ता पाना ही डेमोक्रेसी रह गई है क्या? कि लोगों के विल को रेस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी है। ये दो अलग अलग चीजें हैं और ये समझने की जरूरत है। ओके,
तो ये जो मुझे जो लगता है कि ये फाइनेंशियल कैपिटल जो शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा आवाज शिवसेना और एनसीपी उठाने वाली थी, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इनकी आवाज जो है ये अपने रीजनल इंटरेस्ट के लिए है। कांग्रेस बीजेपी नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रीजनल इंटरेस्ट, स्टेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट, तो वो बात एनसीपी और शिवसेना कर सकती थी। इन्होंने दोनों ही पार्टी को तोड़ दिया। और आप ये समझिए कि यदि महाराष्ट्र डिस्टेबलाइज रहेगा पॉलिटिकली, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? गुजरात को। गुजरात में जाएंगी ये सारी चीजें धीरे धीरे। ओके, तो ये जो आवाजें जो उठ सकती थी, उसको दबाने का बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली प्रयास किया गया है, ताकि सारे लीडर्स अक्रॉस द महाराष्ट्र नहीं, अक्रॉस द इंडिया, इनको एक लेसन मिले कि एज ए पॉलिसी मेकर भारत सरकार में बैठे हुए ये जो 2-3 लोग जो डिसीजन ले रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से इन डिसीजंस के बीच में आइए मत, नहीं तो आपका भी वही हाल कर दिया जाएगा जो महाराष्ट्र में हमने किया है या मध्य प्रदेश में जो हमने किया है। जी जी राजीव जी, नहीं एक चीज और इसलिए क्योंकि इसी पे जरा एक दो प्रश्न है। एक समय देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल कह लीजिए या जो बिजनेस हब था वो कलकत्ता हुआ करता था। कलकत्ता से वो फिर शिफ्ट हुआ मुंबई, वो एक अलग हिस्ट्री है। और ये बंबई कोई एक दिन का बंबई नहीं है, बंबई के पीछे 200-250 साल की हिस्ट्री है बंबई को बनाने में। और आज जिसको कहते हैं ना आमची मुंबई, तो आमची मुंबई केवल मराठियों का नहीं है, आमची मुंबई मेरा भी है और आपका भी है और किसी भी केरलाइट का है, किसी भी वो है। वो वाली बात गुजरात में नहीं आती है। मतलब वो शायद आज मान लीजिए उनके पास ताकत है, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो बंबई का बंबई पना है ना, जो बंबई की जो बेख्याली है, जो आज आज बाकी जगह के उसको कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि वो तो मिजाज की बात है। मैं इस पे भी थोड़ा इसलिए, बॉम्बे इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ के लोग गुजरात में जाके केवल मजदूरी किए हैं, लेकिन बंबई में जाके हमारे लोगों ने बंबई को रूल भी किया है। यहाँ से बहुत से हिंदी भाषी पट्टी से लोगों ने जाके बहुत फॉर्च्यून, दे मेड फॉर्च्यून्स। मैं इस पे भी थोड़ा एक आपसे 2 मिनट समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ये साइकोलॉजी की बात है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द अजम्पशन दैट व्हाट होल्ड्स ट्रू ऑन ए स्मॉल स्केल इज आल्सो ट्रू ऑन ए लार्ज स्केल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे गुजरात में एज ए चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काम किया था, उन्होंने विद एन आयरन हैंड काम किया था। उनको लगा कि ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो छोटे स्तर पे मैंने गुजरात में किया है, यही व्यापक स्तर पे मैं इंडिया पे भी करूंगा। विद आई विल रूल दिस कंट्री विद एन आयरन हैंड। और वो वही कर रहे हैं। दिस इज अ फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन। ओके, तो ये चीज को मानना कि छोटे लेवल पे वो चीज सक्सेस हुई थी। मैंने कंटिन्यूसली 2001 से 2014 तक बड़े सक्सेसफुली राज किया गुजरात पे, तो वही चीज इंडिया में भी बड़े लेवल पे कामयाब होगी। ये सोचना, ये फैलेसी, ये घातक हो सकता है बीजेपी के लिए आने वाले दिनों। क्योंकि जैसा आपने कहा कि मुंबई जो है वो किसी मराठी, अकेले मराठी का नहीं, ये यहाँ पे अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान तक आप देखिए, जो लोग गए, यश चोपड़ा, आप मतलब नाम लीजिए और आपको मिलेंगे, है ना, पारसी लोग, आई मीन हर तरीके के लोगों ने जाके वहां पे सक्सेस हासिल किया। बट क्या ये रेप्लिकेट किया जा सकता है गुजरात में? आंसर है आज की स्थिति में नो, नहीं किया जा सकता। बट स्टिल वो फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन जो दिमाग में बैठा हुआ है कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूं वो उसके बीच में जो भी आएगा मैं उसको निस्त नाबूद कर दूंगा और वो सही साबित होगा। जब आदमी की वो थिंकिंग होती है तो वो आपके मेरे थॉट्स का आदर नहीं करता है, कोई रेस्पेक्ट नहीं रह जाती है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है या जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है कि भाई 50 में से 30, 35, 40 लोग उठ के चले जा रहे हैं, तो ये तो डेमोक्रेसी और लोगों के विल का रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे आके किसी सिटी का रिस्पेक्ट ये करेंगे, ये तो सोचना ही अपने आप में जो है ये मतलब रियलिस्टिक थॉट से दूर जाने वाली बात है। ठीक है राजीव जी एक चीज और, क्योंकि जो आप जो बात कह रहे हैं और इसको बेचा भी गया गुजरात मॉडल, लेकिन किसी भी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे, किसी भी आर्थिक पैरामीटर्स पे गुजरात इज नॉट द आइडियल स्टेट। वो लीडिंग स्टेट नहीं है, वो बहुत पीछे है उन चीजों में। एक दूसरा, मैं एक और चीज आपसे पूछ रहा हूँ,
इन्होंने गुजरात, अमूल इनका क्रिएटेड नहीं है, अमूल वाज क्रिएटेड 50 इयर्स बैक, और अमूल किसी और का सपना था। अमूल को ये ले जाके जब कर्नाटक में उसको नंदिनी के समक्ष खड़ा करके किए, तो उसका बैकलैश ये हुआ आज की तारीख में कि आज अमूल की जो नॉर्मल सेल थी कर्नाटका में, उससे कम हो गई है। तो ये अगर आप इस तरह की उनकी अस्मिता को अगर कहीं आप ठेस पहुंचाते हैं, तो हमको आपको जो भी लगे, आज आज शिवसेना स्टैंड फॉर द मराठी अस्मिता, एनसीपी स्टैंड फॉर द मराठा प्राइड। ये चीज अगर आप वही उस वही मैं कोर, बता रहा हूं कि ये फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन है कि आपको लगता है कि गुजरात में जो मैंने किया वही चीज पूरे इंडिया पे मैं करूंगा और लोग उसका बूमरैंग नहीं होगा, वो चीज मेरे ऊपर बूमरैंग नहीं होगी। ये गलत सोच है। दिस इज अ फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन। आपने नंदिनी का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। सेम वही चीज होने वाली है नेशनल लेवल पे आगे आने वाले दिनों में। अब ये डिपेंड करता है इन अपोजिशन पार्टीज के ऊपर में कि हाउ दे प्ले दिस एज ए विक्टिम कार्ड के रूप में वो प्ले कर पाएंगी। क्या वो जनता की सहानुभूति को बटोर पाएगी? देखिए, बीजेपी ने नंबर्स तो अक्वायर कर लिए हैं, पर क्या ये नंबर्स 2024 में वोट में कन्वर्ट होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये वोट में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए अपोजिशन पार्टीज को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग टूट के गए हैं आज की डेट में एनसीपी से, चाहे आप छगन भुजबल देख लें, चाहे आप अजीत पवार देख लें, चाहे आप तटकरे जी देख लें, इन सबकी योग्यता और हैसियत है कि अपने अपने क्षेत्र से 25 से 50 हजार वोट जो है वो इधर से उधर स्विंग करा दे। 25 से 50 हजार वोट काफी होता है एक लोकसभा में। 5 से 6 लाख अमूमन मिलता है विनिंग कैंडिडेट को। तो 8% वोट आने की क्षमता है अजीत पवार में, छगन भुजबल में, तटकरे जी में। तो आप इस चीज को समझिए, ये पॉलिटिकल गेम तो है ही। 2024 के लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखें। देखिए, अमित शाह और मोदी जी, ये लोग दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट विधानसभा में तो 105 उनके पास एमएलए थे ही, और शिवसेना से भी आके गए, तो वो स्टेबल है। बट सवाल ये है कि 48 सीट्स जो है लोकसभा की, उसमें से 42 पे आपका बीजेपी शिवसेना अलायंस था। अब सवाल ये उठता है कि ये 42 भी कायम कर पाएंगे क्या? उसके लिए जोड़ तोड़ 2024 के लिए इन्होंने किया। बट ये पॉलिटिकल गेम रहा। पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत लोगों ने किया, और मैं एनालिसिस में देख रहा हूं टीवी में, यूट्यूब चैनल्स में, कि लोग अपने विशफुल थिंकिंग को डाल रहे हैं कि नहीं नहीं शरद पवार जी ने ये करवाया और ये सब। देखिए, वो इंसान 82 साल का है, आप इस बात को समझिए, कैंसर से जूझ रहे हैं। ओके, अब आप उन लोगों से, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लो कि नहीं नहीं उन्होंने किया है। एक शेर भी बूढ़ा होता है, राइट? उन्होंने अपने टाइम में जो भी करना था बहुत कुछ किया। बट इस चीज को अज्यूम करना कि ये शरद पवार की ब्लेसिंग से ये सारे लोग गए हैं, एक दो हो सकता है गए हों, एक दो लोग हो सकता है गए हों, बट ये पूरे के पूरे उनकी ब्लेसिंग से गए हैं, ये थोड़ा शरद पवार जी को, मतलब उनकी आज की जो वास्तविकता है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे। दूसरी चीज, अब आप मराठी अस्मिता की बात कर रहे हो या मराठा अस्मिता की, आप मुझे बताइए, शरद पवार क्या बोल के जनता के पास जाएंगे कि मैं अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाना चाहता था प्रेसिडेंट, उनको पर मैंने आज तक काम सारे अपने भतीजे से करवाया है, ग्राउंड लेवल पे भतीजा दौड़ा है, मैंने उसको सत्ता नहीं दी, मैंने बेटी को दी, इस पे भतीजा नाराज हो गया और उसने पार्टी तोड़ ली। तो जनता की सहानुभूति कहाँ जाएगी? पवार जी के साथ जाएगी या अजीत पवार जी के साथ जाएगी? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, इस चीज को कोई भी राजनीतिक विश्लेषक नहीं समझ रहा है कि आज 65% इंडिया की पॉपुलेशन 45 साल के नीचे है। इनको किसी भी तरीके की सहानुभूति नहीं है ऐसे लीडर से जो अपनी बेटी को बढ़ाने के लिए जो है, मतलब धृतराष्ट्र बन जाए। ठीक है, तो वो, और यही कारण है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का। नरेंद्र मोदी जो है वो हर पार्टी में फूट डाल के भली वंश वालों को लेके आ रहे हैं, बट वो एक सिग्नल दे रहे पूरे इंडिया में कि ये मेरे थंब के नीचे है, एक चाय वाले के थंब के नीचे है। ये जो सो कॉल्ड युवराज लोग थे अपने अपने पार्टी के अंदर में बैठे हुए, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे आपके जितने भी लोग आए, ये अजीत पवार आज की डेट में हो, ये जो भी टूट के आए हैं, ये लोग नंबर 1 से नंबर 5 तक नहीं है बीजेपी में, इवन नंबर 10 तक भी नहीं है। तो ये, पर जबकि ये अपनी अपनी पार्टीज में ये लोग मतलब नंबर 2 नंबर 3 हुआ करते थे।
तो ये मोदी के साथ में ये नई जनता, नए युवक जो ये वंश पे आधारित जो राजनीति है उसको सपोर्ट नहीं करते, उन लोगों का सपोर्ट जा रहा है कि पार्टी तोड़ रहा तो अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने प्रजातंत्र को राजतंत्र में कन्वर्ट कर दिया है। इन्होंने अपने बच्चों को, ये प्रजातंत्र है, आप किस बेसिस पे इसमें नेता बैठे। आज यही कारण है कि अखिलेश यादव जी को उतना वोट नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट अखिलेश यादव स्पीकिंग ऑल सेंसिबल थिंग्स, डिस्पाइट अखिलेश यादव डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर यूपी। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जो नई जनता है, जो 45 साल से कम उम्र की जनता है, ये चाहती है कि भाई मेहनत करने वाले लोगों को मौका मिले जिससे वो अपने आप को कनेक्ट कर सके, ना कि those who were born with the golden spoon उनको आप जो है अपना राजतंत्र चलाते हुए सत्ता को सौंप दे। तो ये समझने की जरूरत है। मैं अंतिम प्रश्न पूछने से पहले, लेकिन मेरा थोड़ा आपसे अखिलेश यादव जी को लेके थोड़ा फर्क व्यू है। अखिलेश यादव जी वोट लेना ही नहीं चाहते। अखिलेश यादव जी नहीं, वो मेहनत नहीं करते। ये परसेंट, वो आजमगढ़ जहां से वो सिटिंग एमपी थे और वहां से उन्होंने जब उस सदस्यता से इस्तीफा दिया और उनके भाई लड़े धर्मेंद्र यादव, वो एक बार भी इलेक्शन कैंपेन में नहीं गए। तो भाई बॉर्न विद द गोल्डन स्पून है ये लोग। मेरा कहना है कि ये कहना कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, और इसीलिए उनके ऊपर भी डाउट होता है कि क्या वो ईडी और सीबीआई के डर से घर में बैठ गए हैं। ये एक बार बार लगता है। आज जब सारी दुनिया विपक्षी एकता की बात कर रही है वहां गए, ये केसीआर के पास दौड़े दौड़े चले गए हैं परसों। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं। अभी फिर बाई इलेक्शन हुए जहां पे मैनपुरी, जब मुलायम सिंह जी की डेथ हो गई थी, मैनपुरी और आजम खान साहब रामपुर, और एक इलेक्शन हुआ था एमएलए का जहां पे इनके जयंत चौधरी के कैंडिडेट लड़ रहे। ये अपनी पत्नी के यहाँ प्रचार करने गए मैनपुरी, वहां जाना पड़ता, भाई पत्नी है तो जाएंगे नहीं। तो मैं हरदम कहता हूं कि वो पार्टी के प्रचार में नहीं गए, वो पत्नी के प्रचार में गए, ये रामपुर नहीं गए। ये मेरा सिर्फ कहना यह है कि अखिलेश, मैं इसको इसलिए कहा कि अखिलेश यादव को भी क्लियर करना होगा कि वो किस तरफ है। खैर, मेरा एक अंतिम प्रश्न ये है, मैं भी कल बहुत से लोगों से बात किया हूं, टेक्निकली शायद अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक तो इनको 36 का नंबर चाहिए, दैट मैजिक नंबर जहां पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ को बीट कर सके, दैट नंबर ही वांट अजीत पवार। वो नंबर आज की तारीख तक ऐसा लगता है कि वो बहुत आसान नहीं है। आई विल नॉट से कि वो है नहीं, वो आसान नहीं है, क्योंकि शरद पवार भी अपना काम शुरू कर दिए हैं, लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मंत्री तो 9 बन गए हैं, 5 और बनेंगे, 14 के बाद मंत्री लोग, भाई ये सब लोग तो मंत्री के उसमें। दूसरा एक और चीज है जो मैं कल किसी कानूनविद ने बताया कि जब ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि अगर आप विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष के साथ जाके खड़े हो जाते हो तो आपकी मेंबरी चली जाती है। और इन्होंने जब शपथ ले ली तो ये 9 लोगों को पहले अपना प्रूव करना होगा कि ये 36 इस 9 में भी थे, क्योंकि अदरवाइज ये सिर्फ 9 रह जाते हैं तो इनकी सदस्यता की भी दिक्कत है। अभी ये बहुत आसान नहीं है, मतलब देयर इज अ लीगल थिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन ऑलरेडी इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हार्श व्यू दिखाए थे, अगर आपको याद हो, जब शिंदे साहब आए थे। बिल्कुल टेक्निकली कहिए तो वो दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जो बिल्कुल ये कहे लीगली। उन्होंने कहा था कि गवर्नर का वो। मैं इस पे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अभी एक लीगल बैटल भी लंबी चलेगी इस पूरे उसमें? लीगल बैटल तो देखिए होगा, बट ये जो सिंबोलिज्म है जो मोदी अमित शाह ने करके बता दिया कि हम पार्टी तोड़ देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे आपको, उसमें वो सक्सेसफुल रहे। अभी ये बूमरैंग होगा इनको, वही मैं जो बोल रहा हूँ फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन। इनको लग रहा है कि जैसे फीस्ट हैंड, आयरन फीस्ट हैंड से आपने गुजरात रन किया है वैसे इंडिया रन करेंगे, तो ये होगा नहीं। देखिए ईडी को, ममता बनर्जी का कद क्यों बढ़ गया है रिसेंटली कुछ दिनों में। शी वॉज द ओनली पॉलिटिशियन जिन्होंने ये करके दिखाया कि आप ईडी लाओ, कुछ भी लाओ, हम उससे डरेंगे नहीं, और हराया, और बुरी तरीके से हराया वेस्ट बंगाल में। तो यही, और वो दूसरे लीडर्स को समझा रही है कि ईडी से डरना नहीं है, ईडी से लड़ना है। तो ये जो मतलब ये जो आपको लेसन मिल रहा है, ये लेसन जो है ये समझने, लीगल बैटल तो होगा ही। और ये इनका, मैं आपको जो शुरू में मैंने जो बताया कि इसमें देखिए पॉलिटिकल आयाम के साथ साथ आपका फाइनेंशियल एंगल बहुत बड़ा जुड़ा है, जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। मोदी जी और शरद पवार जी के बीच में कॉमन थ्रेड थी गौतम अदानी। ओके, गौतम अदानी किसके पाले में बैठा है ये आज की डेट में हम सब जानते हैं।
ओके, गौतम अडानी जो इतनी बार मिले वो यही बोल के, जो मेरा अंदाजा है, ऑफ कोर्स हमारे सामने तो बातचीत नहीं हुई होगी, बट जो जो मुझे लग मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि वो यही समझा रहे होंगे कि जब अजीत पवार बार बार आपको बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ में आप आ जाइए, तो आप क्यों नहीं आना चाह रहे, है ना, क्यों नहीं आना चाह रहे। और जब उन्होंने देखा होगा कि भाई इनको समझाने पे भी ये नहीं समझ रहे हैं, तो उसके बाद में फाइनल डिसीजन इन लोगों ने लिया कि भाई चलो लेट अस ब्रेक द पार्टी देन। ओके, तो मेरा ये कहना है कि पार्टी तब टूटती है जब अंदर से लोग तैयार होते हैं पार्टी तोड़ने के लिए। भले शिंदे जी के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, बट 40 लोग आ गए ना शिवसेना से छोड़ के, एनसीपी से भी आ जाएंगे, प्रलोभन है, एजेंसीज हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। पर सवाल ये है कि जिन लोगों, हम मराठा अस्मिता की बात कर रहे हैं, ये मराठा अस्मिता के जो सो कॉल रक्षक लोग हैं, जो एनसीपी के एमएलएज हैं, क्या ये उस चीज को समझते हैं कि ये अस्मिता की लड़ाई है? नहीं, ये फाइनेंशियल एंगल्स देख रहे हैं, ये प्रलोभन देख रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज देख रहे हैं। तो ये मेरा और आपका, हम लोग का, ये बाकी राजनीतिक विश्लेषक का ये कहना कि ये अस्मिता की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई ये हमारे लिए हो सकती है, उन लीडर्स के लिए नहीं है, ये जनता के लिए हो सकती है। पर जनता को मौका 2024 में मिलेगा। लेट अस सी जनता किस तरीके से वोट करती है 2024 में। थैंक यू सो मच राजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।